ओह, तो आप मिलने आई हैं। तुम इन्हें नहीं जानती? ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। इनका नाम है कुमारी विद्या M.A. और आप तो नहीं जानती इसे। बेचारी की कोई हस्ती नहीं है। फिर भी कमाल देखिए, जब आप जैसे मोहब्बत करने वालों ने मुझे ठुकराकर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, तो इस अजनबी लड़की ने अपना सब कुछ देकर मुझे जिंदा रहने का सहारा दिया। इसका नाम है सीमा। मगर दुनिया के लोग इसे कहते हैं। हेलो, कौन? तेरा बाप। मुझे तुझसे मिलना है। दीदी, किसका फोन है? तू अभी तक सोई नहीं? जा सो जा। क्यों नहीं? हेलो, सो जा ना। बोलना। हाँ, कहाँ आना है? मेरे घर। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। वहाँ शास्त्री जी का घर है। तो क्या हुआ? सस्ते सस्ते होटलों में चल सकती है मेरे साथ, और यहाँ घर आने में नाक कटती है। अभी क्या अभी नहीं आई तो सूरत नहीं देखूंगा तेरी। अगर आज सारी रात शराब पीते रहेंगे? सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। दरवाजा तो बंद करने दो। कोई जरूरत नहीं। यहाँ आने के लिए इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? बगल में शास्त्री जी रहते हैं ना, उनके घर के सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहाँ देखे। जब तूने शर्म ही बेच खाई, तो फिर तुझे किस बात का डर? मैं आपको कैसे समझाऊं? वैसे तो मैं बहुत मामूली घर की लड़की हूँ, लेकिन कभी उनके यहाँ बहुत आना जाना था। बड़ा हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ लुट गया बेचारों का। माँ पागल हो गई, शास्त्री जी मास्टरी से रिटायर हो गए। बस एक बेटी रह गई है, पूजा, जो दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती है। उनका एक जवान बेटा भी था। आप जानते हैं मैं उसी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसी को याद दिलाने पे तुली है। निकल जा यहाँ से। ये ले अपने पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। सुबह होते ही चली जाऊंगी, तब तक के लिए यहीं पड़े रहने दीजिए। चल जा, बाहर जाके सो। आउट। मेवाराम। आया साहब। जी साहब। मेवाराम, वो गई क्या? वो तो सुबह होते ही नहाई धोई और नई होकर चली गई। वैसे साहब, लोग जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं।
क्या कहते हैं? यही कि वो रोज रात को नए घाट का पानी पीती है। तेरी तुम्हें हाँ, गाली नहीं सरकार, हमसे गाली बर्दाश्त नहीं होती, और अगर गाली दिए बगैर आपका गुजारा नहीं होता तो दीजिए, मगर इतने सवेरे नहीं और किसी और के सामने नहीं साहब। ठीक है ठीक है। वो गई कैसे? तू रिक्शा विक्शा ले आया था? आज ही रिक्शा की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सामने के घर में गई है, शास्त्री जी के। पहले यहाँ डांस सीखने आया करती थी। वो और पूजा दोनों पक्की सहेली थी। सीमा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, सोचा मौसी का हाल भी पूछते हुए जाऊं। बेटे, मेरे बेटे, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? पूजा, कहाँ चला गया? आजा। मौसी की हालत तो आजा। अभी भी ठीक नहीं लग रही। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुझे नहीं कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होती, खुला छोड़ दे तो चाकू छुरी उठा लेती है। शास्त्री जी कहाँ हैं? वकील के पास गए हैं। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, जब तक मेरे भाई के हत्यारे को सजा नहीं मिलती ये केस कभी खत्म नहीं होगा। पता चला आप घर पे आए थे मुझे पूछने। हाँ हाँ बैठिए। मेवराम कह रहा था कोई जरूरी बात करनी थी आपको। हाँ, एक सवाल कांटे की तरह मेरे मन में चुभता रहता है। उस दिन तुमसे अदालत में मिला तो भी पूछना चाहा, उस दिन यहाँ मिला तो भी मन किया, मगर। हाँ कहिए, क्या पूछना है? पिताजी, आपने इस आदमी को इस घर में कैसे घुसने दिया? पूजा, मैं चलता हूँ। जाओ मत, इसकी बात का बुरा ना मानो। जा, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? कोई सबूत नहीं मिला इसलिए अदालत तुझे बरी कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, ये बहन अपने भाई के हत्यारे को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अपनी बेटी से यही सब कुछ सुनवाने के लिए बुलवाया था मुझे? सुनिए, क्षमा कीजिए। पिताजी, पूजा चुप हो जाओ, मुझे 2 मिनट शांति से बात कर लेने दो। अगर नहीं सुन सकती तो अंदर चली जाओ। मुझ पे कृपा करो भाई। वैसे तो मुर्दा शरीर को कैसे भी ठिकाने लगा दो, चाहे चिता पे रख के जला दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मरने वाले के सगे संबंधी अगर उसका क्रियाकर्म न करे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे अपने बेटे का क्रियाकर्म कर लेने दो भाई, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। मुझे बस इतना बता दो, तुमने उसका शरीर कहाँ ठिकाने लगाया? मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं तो उसके शरीर के कुछ फूल एक अस्सी के ही दर्शन कर लेने दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, दया करो इस ब्राह्मण बाप पर। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। देखो, मेरा श्राप लगेगा तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे सब परिवार का। मेरी तरह तुम्हारी आत्मा भी छटपटाती रहेगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है। मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। आप पूजा है ना? हाँ, मेरा नाम विद्या है। मैं जानती हूँ। आइए बैठिए। पूजा जी, आपके भाई का केस काफी दिनों से चल रहा है ना? जी हाँ। वो कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी याद मत दिलाइए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। तकलीफ की तो अब आदत पड़ चुकी है। वैसे पूजा जी, इस केस में आपका कितना रुपया खर्च हो चुका है? पिताजी की जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तो गांव की जमीन भी बिक चुकी है। मुकदमेबाजी में यही तो रोना है, पैसा पानी की तरह खर्च होता है और वकील हैं जो हमेशा झूठी उम्मीद बांधते रहते हैं
लेकिन इस बार पक्का सबूत मिल गया है। मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। ये उम्मीद भी मेरे पति ने बनवाई होगी, वकील जो ठहरे। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जाने वाला तो जा चुका, अब आप अपना रुपए क्यों बर्बाद कर रही हैं? बस करो। अगर मरने वाला तुम्हारा अपना भाई होता तो पता चलता कि नसीहत देना कितना आसान है। रुपए पैसे की कीमत मेरे भाई से ज्यादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ये मुकदमा लड़े तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं इन्हें समझाता हूँ। पूजा जी, ये बात आपसे इन्होंने आपका हमदर्द बनकर नहीं कही, बल्कि एक महबूबा की हैसियत से कही है। दरअसल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इनका पुराना आशिक है और ये उसकी खाल बचाना चाहती है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि ये मेरे बेटे की मां है, वरना मैंने तो इन्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। आप जाएंगे यहां से प्लीज? आई एम सॉरी। दरअसल मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं। जिस वक्त अर्जुन सिंह आपके भाई से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पुलिस ने टेप रिकॉर्डर और कैमरा दोनों ऑन कर रखे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका भाई पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से जेल में एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी कैमरा और टेप रिकॉर्डर दोनों को लेकर फरार हो गया। अब अगर हम किसी तरह से उस कैदी को कुछ रुपया दे सके और वो दोनों सबूत हासिल कर सकें तो दुनिया में किसी के मजाल नहीं जो अदालत में हमें यह केस हरा सके। कितना रुपया देना पड़ेगा उस कैदी को? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पूजा जी, जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। दरअसल ये केस अब मेरी इज्जत बन चुका है। बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। आपको उस कैदी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपाना होगा, जब तक कि हम वो दोनों सबूत हासिल ना कर सकें। आप किसी झमेले की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। आप मेरी मदद करेंगे? मेरे भाई के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। वो कैदी है कौन? चमन बग्गा। मैं घास खाने वाला जानवर नहीं हूं। मुझे हर रोज खाने में मच्छी और मटन चाहिए। ये ब्राह्मण का घर है। क्या खाक घर है ये, जहां पे मर्जी का खाना नहीं मिलता? जेल से बदतर है ये। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। नहीं, अगर आप मांस मच्छी खाए बगैर नहीं रह सकते तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया करूंगी, मगर आप गुस्सा मत कीजिए। ठीक है। और सुनो, कल तुम उस कॉल के पास जाना और उसे पूछना कि फोन का क्या हुआ। फोन? हाँ फोन, टेलीफोन। मुझे यहाँ पर टेलीफोन चाहिए और शराब भी। दारू के बिना मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है। पूजा, किससे बात कर रही थी? जी वो कौन था ये आदमी? जी बात ये है कि मैं कैसे समझाऊं? मैं समझ गया बेटी, तू कुछ मत बोल। तू बोलेगी तो बाप का मान रखने के लिए झूठ बोलेगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? हाँ पूजा, दोष तेरा नहीं मेरा है, जो अब तक तेरे हाथ पीले नहीं कर सका।
पहले जवान बेटे की मौत, फिर मुकदमेबाजी। ये होश ही नहीं रहा कि मैं एक बेटी का बाप हूं जो अब जवान हो चुकी। मुझे माफ कर देना बेटी। पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये आदमी जेल से भागा हुआ कैदी है जो हमारे राजू के हत्यारे को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। क्या? हाँ पिताजी, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि आप कभी राजी नहीं होंगे। मैं अपने राजू के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तूने जो रास्ता अपनाया है बड़े जोखिम का है। अच्छा, अरे जोखिम तो मैं उठा रहा हूं जेल से भागकर तुम्हारे बेटे के हत्यारे का सबूत देने के लिए। अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चलता हूं। नहीं भाई, नहीं भाई, तुम यही रहो। भगवान के लिए हमारी मदद करो।